हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 49 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 50 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में गर्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो दोस्तों, गर्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर मिथिला क्षेत्र में पड़ता था, जो कि वर्तमान बिहार का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गर्गी दोस्तों वैदिक काल की वाचकुन्य की पुत्री थी, जिसे विदुषी या फिर वाचकुनवी के नाम से भी जानते थे। और मैत्रेयी की बात करें तो दोस्तों, मैत्रेयी जो थी वह ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जो उस समय ऋषियों के समान विद्वान थी। कपिला दोस्तों यह कर्दमा और देवहति का पुत्र था, जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथिला। अगला प्रश्न है, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? दोस्तों, तुर्मै जो है यह मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का राजा था, जो अशोक के समकालीन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो दोस्तों, अजंता की गुफा यह गुप्त शासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि अजंता की गुफा जो है दोस्तों, यह गुप्त शासक और वाकाटक वंश के समकालीन है। इसका निर्माण किसने करवाया? गुप्त शासक के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? दोस्तों, सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य राष्ट्रकूट था। कौन था? राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा 735 ईस्वी में की गई थी। इसकी राजधानी मान्यखेत, जिसे मानखेरा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे स्थित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी को पहली बार 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में गुजरात के भीम द्वितीय ने अपनी मां नायिका देवी के साथ मिलकर गुजरात में ही मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा कलकत्ता से आगरा के बीच जो है शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, कि किसी टाइपिंग मिस्टेक या फिर पीडीएफ जिन्होंने बनाया उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 11 है। हम क्वेश्चन 7 नंबर का है, हम 7 नंबर पढ़ देते हैं, इसका ऑप्शन आपको दे देंगे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, जन गण मन सबसे पहले 1912 में प्रकाशित हुआ था, और यह भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जन गण मन को सबसे पहले गाया कब गया था, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। और दोस्तों, अगर ये पूछे कि संविधान के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा कब गया था, तो इसे स्वीकारा गया था कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, स्वीकारा गया था 24 जनवरी 1950 को। पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, और पहली बार प्रकाशित हुआ था जनवरी 1912 में, और यह भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी, पीडीएफ में
प्रॉब्लम की वजह से हम लोग 7 से सीधा 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो बीच का क्वेश्चन नहीं है जिसकी वजह से हम आपको उसका डिस्कशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। उसकी जांच के लिए जो कांग्रेस के द्वारा समिति गठित किया गया था, वो किसकी अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था? तो वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ये भी उसमें शामिल थे उस कमेटी में, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों के तरफ से किस समिति का गठन किया गया था, तो अंग्रेजों के तरफ से दोस्तों हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम लोग शिकारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। कब? 1800 चार्टर एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चाय के व्यापार पे और चीनियों के साथ यानी चीन के लोगों के साथ व्यापार में एकाधिकार बनाए रखा था किसमें? तो वो 1813 एक्ट के चार्टर में 1813 के चार्टर एक्ट में चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में चाय के व्यापारी को एकाधिकार के एक्ट से समाप्त कर दिया गया, इसे सबके लिए खोल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत ले आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए भारत लाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो दोस्तों बिहार में विदेशी वस्तु और शराब की दुकानों के सामने धरना सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा दिया गया था। कि कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए निकले थे, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए। और दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए और नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। आपसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक हो जाएगा कि बिहार से जो 78 अनुयायी थे जिस दांडी मार्च में, तो उस 78 अनुयायी में बिहार से कौन था? तो बिहार से एक थे कारो बाबू करके नाम था उनका। क्या? कारो बाबू। तो ये याद रखिएगा कि बिहार से जो थे वो कारो बाबू थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक एक पुस्तक की रचना कहाँ से की थी? तो पहले तो आप ये याद रखिएगा 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक है किसका? तो यह वीडी सावरकर जी का है और यह पुस्तक की रचना उन्होंने ब्रिटेन में की थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्था और संबंधित स्थान के असंगत जोड़ों का चयन करें। तो चलिए देखते हैं।
पहला है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया वर्तमान में तो दिल्ली में है, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय यह दिल्ली में स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में, जिसे बाद में स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया गया। तो ये असंगत जोड़ का चयन ही करने को बोल रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि बिहार पीठ का स्थापना पटना में हुआ, काशी विद्यापीठ का वाराणसी और गुजरात विद्यापीठ का अहमदाबाद में इसका स्थापना हुआ था, और जामिया मिलिया इस्लामिया का कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो उस समय वो 30 जून 1948 ईस्वी को सत्ता हस्तांतरण करने की बात कही थी। कब? 30 जून 1948 ईस्वी को सत्ता हस्तांतरित करने की बात गई थी। लेकिन अगर ये पूछे कि उन्होंने घोषणा किस तारीख को की थी, तो ये घोषणा उन्होंने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा किया था कि 30 जून 1948 ईस्वी को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। दोस्तों यह माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई थी। लेकिन 4 जुलाई 1947 कब? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया, और उसके बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 जून 1948। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। दोस्तों अगर बात करें कि बिहार को एक राज्य बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो यह 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब दिल्ली दरबार लगा था, तब उसमें जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार 22 मार्च 1912 ईस्वी को एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित करने वाले थे रैगनर फिश। कौन थे? रैगनर फिश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यष्टि क्या होता है? तो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करना व्यष्टि होता है, जिसमें एक उपभोक्ता और एक ही उत्पादक होता है। जबकि समष्टि की बात करें अगर, तो समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े पैमाने पर आर्थिक समूह का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र आय, ये सभी आता है। तो इस आप व्यष्टि और समष्टि में अंतर समझ गए होंगे। इसे विभाजित किसने किया था? तो रैगनर फिश ने। अगला प्रश्न है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ था, और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय में शेयर और डिवेंचर्स ये शामिल नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1975 को हुआ था। 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। कितना? 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 16 मई 1975 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों लोक अदालत की पहली बार
शिविर जो लगाया गया था वो गुजरात में लगाया गया था। कब? तो 1982 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल संसद में अनुमोदन के बिना 1 महीने तक रह सकती है। कितने? 1 महीने तक। उसके बाद अगर एक बार उसमें अनुमोदित कर दिया जाता है तो 6 महीने के लिए एक बार अनुमोदन करके बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से हर 6 महीने पर अनुमोदन कर करके इसे अनंत काल तक ले जाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल अपने सीधे वो राष्ट्रपति भी कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? दोस्तों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जब लागू हुआ था, जिसमें वस्तु और सेवा कर लाए गए थे, उसके बाद अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त किया गया था दोस्तों? क्योंकि अनुच्छेद 268 में केंद्र के द्वारा लगाया गया कर सम्मिलित है। तो जब वस्तु और सेवा कर लग गया तो उसके बाद अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10वीं वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2011 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे? चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में, जब पेड़ की वनों की कटाई हो रही थी तो उसी वृक्ष को बचाने के लिए चमोली की महिलाओं के साथ सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ को गले लगाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम चिपको आंदोलन दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है क्या? तो यह वंशागत लक्षणों में अचानक से आए परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? तो दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरीसृप व पक्षी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही, प्राथमिक उपभोक्ता का भोग करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, वायरस एक अपघटक है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, वायरस एक अपघटक बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वायरस जो है ये एक कोशिकीय होता है, अकोशिकीय होता है, जो कि किसी भी सजीव के संपर्क में आकर क्रियात्मक हो जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है और इसमें असत्य कथन की पहचान करने कह रहा था, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जंगल की आग के नाम से ढाक या फिर पलास नामक पेड़ को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों पतझड़ के समय में पलास का जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को गिरा देता है, लेकिन उसमें नारंगी लाल कलर का फूल जो है वो खिलता है और पूरा जंगल पूरा लाल कलर के फूलों से ढक जाता है, जिसकी वजह से इसे वन की आग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभी हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा, तो वायरस के विकास के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो एक्टिव हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। किसने? तो जीव द्रव्य की खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी। और कब की थी? तो यह 1835 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों जीव द्रव्य होता क्या है? तो यह कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद सभी पदार्थ जो है वो जीव द्रव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तो दोस्तों जब गेंद को जमीन से उछालते हैं तो इसका संवेग में परिवर्तन आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग। अगला प्रश्न है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वेरिसेला जोस्टर विषाणु से चेचक रोग होता है। कौन सा रोग? चेचक यानी कि चिकन पॉक्स नामक रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों दरियाई घोड़ा एक अर्धजलीय स्तनपायी जानवर है जो कि उभयचर प्राणी है, तो इसे मत्स्य श्रेणी में रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि मानव नेत्र के दान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्र दान में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है? तो दोस्तों वाल्व ग्रंथि जो है यह यानी कि थॉमस ग्रंथि जो है यह फेफड़े के बीच में मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थॉमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो यह प्रतिरक्षी प्रणालियों को मजबूत बनाता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाता है? तो दोस्तों अचार या फिर मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवाणु को जीवित रहने के लिए क्या कहते हैं, नमी की आवश्यकता होती है, जबकि जीव द्रव्य संकुचन की वजह से अचार में जीवाणु मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर अचार में कहीं अगर आप उसको गीले हाथ से छू दीजिएगा तो उसमें नमी बन जाएगा, जिस जगह पे विषाणु पनप जाएगा और आपके अचार को खराब कर देगा। तो जीवाणु को पनपने के लिए नमी चाहिए और अचार में जीव द्रव्य का संकुचन हो जाता है, जिसकी वजह से जीवाणु मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? यानी आपका किडनी प्रतिदिन कितना लीटर रक्त शुद्ध करता है? तो दोस्तों टोटल 180 लीटर रक्त शुद्ध करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र यह कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में। यानी कि इसमें रक्त वाहिका बंद नहीं होती है। रक्त के लिए जो नसें हैं हम लोगों में, रक्त वाहिकाएं हैं, वो हम लोगों की बंद रक्त वाहिका हैं, लेकिन कॉकरोच की रक्त वाहिका बंद नहीं होती है, जिसमें रक्त और अंतरालीय यानी कि उनके अंदर का जो द्रव्य है वो मिलकर एक द्रव्य बन जाता है। इसी को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो कि कॉकरोच में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब
इसमें शक्ति और वोल्टेज को उल्लेखित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड दोस्तों, इसमें वैद्युत संयोजी बंधक या आयनिक बंधक जिसे कहते हैं वो मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आयनिक बंधन या विपरीत आवेशीय आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण से बना रासायनिक बंध होता है। तो सोडियम Na और क्लोराइड Cl, क्लोरीन Cl, तो सोडियम में दोस्तों H+ आयन रहता है और क्लोरीन में H- यानी धनात्मक होता है इसका आयन, और क्लोरीन का आयन ऋणात्मक होता है। तो सोडियम क्लोराइड जब ये दोनों का आयन आयनिक बंधन के साथ जुड़ता है तब सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, यानी NaCl का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र गहनों की धुलाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो गहनों की धुलाई, गहनों की सफाई के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अम्लराज का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्लराज दोस्तों किससे मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, यानी इसका जो रेशियो होता है 3:1 के रेशियो में होता है अम्लराज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCl HNO3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप है कौन कौन सा? तो वो हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। H11, H12 और H13, ये इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप है। जबकि क्लोरीन 36 जो है यह क्लोरीन का समस्थानिक यानी क्लोरीन का आइसोटोप है। तो इसमें से हाइड्रोजन का कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज, आज का हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।